घड़ी ने सुबह के 4 बजाए और इसके साथ ही धीरज की साइड टेबल पर रखा अलार्म क्लॉक रिंग करने लगा। अलार्म की आवाज सुनकर धीरज उठा और पानी पीने के बाद बाहर 4 दीवारी में बैठकर खुली हवा में योगा करने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक पैम्पलेट जैसा कुछ पड़ा हुआ है। धीरज ने कागज उठाया और पढ़ने लगा। ये कागज कुछ और नहीं, आज से ठीक 2 दिन बाद होने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए एक इनविटेशन था। वाओ, आजकल इंडिया में भी सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लगे हैं। मुझे तो अभी इस कॉलोनी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तब भी मुझे इनवाइट भेजा गया। मुझे ये पार्टी जरूर अटेंड करनी चाहिए। चलो, इसी बहाने मैं भी देख लूंगा कि आखिर इस पार्टी में करते क्या है। पार्टी का वेन्यू और डेट नोट करने के बाद धीरज ने बाकी के कार्ड को पढ़ना शुरू किया। ओह, इसमें तो लिखा है कि ड्रेस कोड व्हाइट है, मतलब व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहनकर ही पार्टी में जाना है। तय समय पर धीरज अपने घर से निकल गया था। इस समय रात के 11:30 बजे थे। कार्ड में लिखे पते पर पहुंचकर उसने देखा कि सामने एक पुरानी बदरंग सी 2 मंजिला हवेली खड़ी हुई थी। इंटरेस्टिंग। लगता है जानबूझकर इस बंगले में पार्टी रखी गई है ताकि थोड़ा डरावनी और भूतिया फीलिंग आ सके। धीरज ने बाहर की 4 दीवारी पर लगा लोहे का दरवाजा खोला और हवेली के लॉन में कदम रख दिया। धीरज ने महसूस किया कि उसके अंदर आने के बाद लोहे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। अच्छा, दरवाजे से ही डराने का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा है, अच्छा है। धीरज लॉन को पार करके घर के अंदर घुस जाता है। अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। टाइम, डेट और वेन्यू तो वही है, फिर यहाँ इतना अंधेरा और सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मैं सबसे पहले पहुँच गया हूँ या मेरे साथ किसी ने हैलोवीन के नाम पर मजाक किया है? मन ही मन उधेड़ बुन करता हुआ धीरज बंगले के हॉल में पहुंच जाता है। अंदर का सन्नाटा अब उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन की, उसे बिल्लियों के रोने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। अचानक ही अंधेरे को चीरती हुई चेहरे पर चुड़ैल का मास्क लगाए हुए एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। टॉर्च मत ऑन करो, ये हैलोवीन पार्टी है। डोंट स्पॉइल द वाइब। लड़की की बात सुनकर धीरज टॉर्च बंद कर देता है। कुछ ही देर में वहां पर एक मध्यम नीली रोशनी फैल गई थी। उस नीली रोशनी में धीरज ने देखा कि हॉल में कई सारे लोग मौजूद हैं जो बिना कुछ भी बोले धीमी आवाज पर बजते संगीत पर थिरक रहे थे। उन सभी ने किसी न किसी गोस्ट का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और डरावने मास्क पहने हुए थे। धीरज को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। बंगला अंदर से बहुत ही गंदा था। हर तरफ गंदगी और धूल मिट्टी फैली हुई थी। मकड़ी के बड़े बड़े जालों ने दीवार को लगभग ढक रखा था। मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग कुछ ज्यादा ही अजीब दिखाई दे रहे हैं। इतने गंदे और डरावने बंगले में कोई ऐसे मगन होकर कैसे नाच सकता है? धीरज अब एक पल भी वहां ठहरना नहीं चाहता था। जैसे ही वहां से जाने के लिए वह दरवाजे की ओर मुड़ा, भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। हैं? ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया है? जाने दो, मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। धीरज के तेज आवाज में चिल्लाने पर अचानक ही धीमी आवाज में बजता संगीत बंद हो गया और वही मास्क वाली लड़की उसके सामने आ गई। पार्टी खत्म होने से पहले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। चुपचाप जाकर पार्टी एंजॉय करो। बस रात का दूसरा पहर लगने वाला है। उसके बाद हम एक हैलोवीन स्पेशल गेम खेलेंगे। उस गेम के खत्म होने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। कैसा गेम? आओ और आकर बाकी लोगों के साथ उन चेयर पर बैठो। गेम बस शुरू ही होने वाला है। धीरज ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन उस लड़की की खून उगलती लाल आंखें देखकर अब धीरज का डर से खून जमने लगा था। धीरज भी बाकी के 3 लोगों की तरह ही कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। ये चारों कुर्सियां एक छोटे से स्क्वायर टेबल के चारों ओर लगाई गई थी। उस टेबल पर एक सफेद रंग का कागज, 4 मोमबत्तियां, चाकू और नींबू रखा हुआ था।
आज की हेलोइन को यादगार बनाने के लिए अब हम एक मौत का खेल खेलेंगे। देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे कोई मौत का खेल नहीं खेलना। हाँ, हमें भी कोई मौत का खेल नहीं खेलना। तुम चारों यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। इनविटेशन में साफ साफ लिखा था कि डांस, म्यूजिक, गेम एंड फन। अभी फन बस शुरू ही हुआ है, अभी से वापस जाने की बात कर रहे हो। देखो, हमें जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। उनकी बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाकर दूर फेंक देती है। मास्क हटते ही उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर उन चारों की जुबान हलक में अटक गई थी। लड़की का चेहरा बेहद डरावना और बदसूरत था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो जीती जागती लड़की है। जाना चाहते हो? जाकर देख लो। वे चारों उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। लगता है जब तक हम ये खेल नहीं खेलते, ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, हम ये खेल खेलने को तैयार है। बताओ अब क्या करना होगा? सबसे पहले तुम चारों एक एक कैंडल जलाओगे और सामने रखे चाकू से नींबू को काट कर पेपर के दोनों किनारों पर रखोगे। उसके बाद तुम चारों को अपना अपना लेफ्ट हैंड इस पेपर पर रखना है और ये जो मंत्र इस कागज पर लिखे हैं उन्हें लगातार पढ़ते जाना। अगर नींबू का रंग लाल हो गया तो समझो गेम खत्म। उस भयानक शक्ल वाली लड़की के बताए अनुसार वे चारों उस पेपर के चारों कोनों पर अपना हाथ रखकर सामने लिखे हुए मंत्र को लगातार पढ़ने लगते हैं। तभी कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवा के झोंके से मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, जिससे कमरे में गहरा अंधेरा छा जाता है। ये मोमबत्तियां अपने आप कैसे बुझ गई और अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा लगातार मंत्र पढ़ते रहो। अगर मंत्र पढ़ना बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन चारों के डर से घिग्गी बंद रही थी, लेकिन फिर भी वह लगातार मंत्र को पढ़ रहे थे। अचानक ही हवा का चलना बंद हो गया और उनके टेबल पर रखी हुई चारों मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। कमरे में उजाला होने पर उन्होंने देखा कि टेबल के दोनों साइड पर रखे हुए नींबू के टुकड़े अब लाल हो चुके हैं। नींबू लाल हो गया मतलब गेम खत्म। इसका मतलब है अब हम यहाँ से जा सकते हैं। चलो सब लोग जल्दी चलो। बड़े बेवकूफ हो तुम चारों। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैसा गेम था। एक बार मेरे पैरों की तरफ देखो, शायद तुम्हें समझ आ जाएगा। लड़की की बात सुनकर वो चारों उसके पैरों की ओर देखते हैं तो पाते हैं उसके पैर थे ही नहीं। यह नजारा देखकर टेबल के सामने बैठी हुई लड़की चीख पड़ती है। इसका मतलब तुम कोई चुड़ैल हो। हाँ, मैं बरसों से इस हवेली में कैद हूँ, लेकिन मेरे मालिक को एक तांत्रिक ने कैद करके मकान के अंदर गाड़ दिया था। बरसों से मैं अपने मालिक के रिहा होने का इंतजार कर रही हूँ। अपने मालिक को इस दुनिया में वापस बुलाने का तरीका मुझे मिल गया था, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे 4 इंसानों की जरूरत थी जो इस मंत्र को पढ़कर तंत्र क्रिया की मदद से उन्हें वापस बुला सके। ये लाल नींबू बता रहा है कि मेरे मालिक आजाद हो गए। देखो, तुम जो भी हो, तुम हमसे जो चाहती थी हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब भगवान के लिए हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? धीरज अभी अपनी बात कह ही रहा था
कि अचानक एक झटके के साथ उसकी गर्दन लटक गई और वह लंबी सांस खींचने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों की पत्तियां पलट गई और उसने बाकी के 3 लोगों की ओर देखा। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लड़के की बात का जवाब दिए बगैर धीरज ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और अपनी उंगली पर दे मारा। धीरज की उंगली से खून निकल रहा था, लेकिन अपने हाथ से बहते खून की परवाह किए बगैर वह उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। धीरज की ऐसी हालत देखकर कमरे में बैठे बाकी के 3 लोग बहुत घबरा गए और धीरज के सामने बैठी लड़की विशाखा जोर जोर से रोने लगी। ये धीरज को क्या हो रहा है? मुझे अब भी एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना। इस हैलोवीन पार्टी में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस लड़की को जोर जोर से रोता देख धीरज गुस्से से गर्दन टेढ़ी करके उसकी ओर देखने लगता है और एक जानवर की तरह उस पर झपट पड़ता है। कुछ देर तक लड़की की चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। विशाखा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। अब तो बचे हुए बाकी के 2 लोग भी डर से सहमे हुए थे। उन दोनों को यकीन हो गया था कि अब शायद वे भी विशाखा की तरह अब यहाँ से जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी विशाखा की रूममेट रोजी वहाँ पहुँच जाती है। विशाखा ने मुझे बताया था कि आज वो हैलोवीन पार्टी में जाएगी। जब नाइट शिफ्ट खत्म करके मैं रूम पर पहुंची तो मैंने इस बंगले का एड्रेस उस पर्ची पर देखा। एड्रेस देखकर ही मुझे कुछ न कुछ अनिष्ट की आशंका सताने लगी। विशाखा यहाँ नई आई है, लेकिन मैं तो इस बंगले की हिस्ट्री पहले से ही जानती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए मैं भी यहाँ आ गई। तू गई है, लेकिन अब वापस कैसे जाएगी? तुम्हें खत्म करके। इतना कहकर रोजी चट से लाया होली वाटर फादर के बताए मंत्रों को पढ़ते हुए छिड़क देती है। धीरज अपने ऊपर गिरती पानी की बूंदों से परेशान होकर रोजी की तरफ लपक पड़ता है। उसी क्षण रोजी अपनी जेब में रखा हुआ क्रॉस निकालकर धीरज के माथे पर टच कर देती है। क्रॉस के छूते ही धीरज उछलकर दूर जा गिरता है। रोजी लगातार पवित्र जल छिड़कती ही जा रही थी। तभी जल को अपने ऊपर पड़ते ही वह भूतिया लड़की भी चीखते हुए वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही पलों में धीरज को होश आ गया था। उंगली कटने के कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। बाकी 4 लोग उसे सहारा देकर वहां से बाहर ले आते हैं। उस रात रोजी के कारण उन तीनों की जान बच गई थी। उस भूतिया बंगले के बाहर आने के बाद धीरज ने भी वापस कभी ऐसी सुनसान जगह पर ना जाने का प्रण कर लिया था। उस काली मनहूस रात को धीरज अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता था। तुम्हारी वजह से हम सब इस आइलैंड पर फंस गए हैं। कैप्टन को इन्फॉर्म किए बिना तुम हम सबको यहाँ ले आए। अगर हम यहाँ मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूमि, नेहा, रोहन और प्रनीत आइलैंड के बीचों बीच फंस चुके थे। रात के गहरे अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच लंबे घने पेड़ों के अलावा उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके कानों में पड़ने वाली सियार और जंगली जानवरों की आवाज उनके दिल के खौफ को और भी बढ़ा रही थी। यहाँ ना जाने कितनी जंगली जानवर हैं। हमें आज की रात यहाँ बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नेहा के इतने कहते ही उन सभी को झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की हलचल सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर के मारे उनका शरीर पूरी तरह कांपने लगा। झाड़ियों के बीच से 2 चमकती हुई आंखें बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रही थी। वहाँ कौन है वहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। भागो यहाँ से। भूमि की बात सुनकर वो चारों जैसे ही भागने के लिए आगे की ओर बढ़े, तभी उन झाड़ियों में चमक रही वो 2 आंखें झपट कर उनके ऊपर गिर पड़ी और वो चारों हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ये तो जंगली बिल्ली है, हम खामखा ही इतना डर गए। वो चारों फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कदमों की एक दबी सी आवाज लगातार उनका पीछा कर रही है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर हमें जाना कहाँ है? हमें कंपास में डायरेक्शन देखकर आगे बढ़ना होगा।
वरना अगर एक बार रास्ता भटक गए तो बाहर की तरफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोहन ने डायरेक्शंस देखने के लिए अपने बैग से कंपास निकाला तो वो कंपास बड़ी ही तेजी से चारों दिशाओं में घूमने लगा और देखते ही देखते कंपास का कांच टूटकर बुरी तरह जमीन पर बिखर गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से कंपास कैसे टूट गया? सुनो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वरना यहाँ खो गए तो मिलेंगे भी नहीं। नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा, नेहा! अभी तक तो वो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? वो तीनों इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर नेहा को ढूंढने लगे। तभी उन्हें कुछ दूर से नेहा की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। नहीं, आवाज उस तरफ से आ रही है। वो सभी आपस में सब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा मानो कोई बहुत तेज गति से भागता हुआ अचानक उनके पीछे से गुजरा हो। उन्होंने ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा, तुम वहाँ ऊपर पेड़ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसे लग गया? रोहन की बात सुनकर नेहा बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और तभी पेड़ पर बैठे सभी पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। भयानक तरीके से हंसते हुए वो एक ही झटके में पेड़ से नीचे कूद गई और उन तीनों की तरफ अपनी भयानक लाल सुर्ख आंखों से देखती हुई बड़े ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी। प्रणीत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? इतना कहकर वो अपने हाथ को बुरी तरह मरोड़ने लगी और सुनसान आइलैंड पर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज बुरी तरह गूंजने लगी और वो फिर से उसी शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी। ये अब हमारी नेहा नहीं है, भागो यहाँ से, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तीनों जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़े तभी नेहा ने रोहन के पैरों को जकड़कर उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। तभी अचानक एक लकड़ी का गट्ठा आकर नेहा के सर से टकराया और वो रोहन से दूर जाकर गिर पड़ी। मौका मिलते ही रोहन भी उठकर वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर भागने के बाद उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी डालकर उसने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दूर तक फैली जमीन पर इंसानी शरीर के कंकाल बिखरे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे इंसानों के कंकाल। मुझे जल्द से जल्द भूमि और प्रणीत तक पहुंचना होगा। रोहन जैसे ही वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा तब भी कौवों के एक झुंड ने आकर उस पर हमला कर दिया और अपनी चोंच से उसके शरीर के मांस को बुरी तरह नोचने लगे। कौवों की चोट से रोहन के शरीर से खून बहने लगा। तभी वो हिम्मत करके कंकाल के हड्डियों से कौवों को दूर भगाने की कोशिश करने लगा। उसने हड्डियों को उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू किया और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगा। तभी दो हाथों ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कौन है? छोड़ो मुझे। अबे चुप हो जा, हम हैं। दोनों ध्यान से सुनो, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर इस बार हम अलग हुए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। यहाँ अनगिनत इंसानों के कंकाल बिखरे हुए हैं। मुझे इन सब का कारण जंगली जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा है। अगर यहाँ जंगली जानवर होते तो हमें अभी तक जरूर मिलते। और जो कुछ भी नेहा के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रोहन, तुम मुझसे डरकर भाग क्यों आए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद कर लिया। आओ, मेरे पास आओ। इतना कहकर वो रोहन की ओर बढ़ने लगी और इस बार उसने अपने गंदे हाथों से रोहन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया और देखते ही देखते कुछ देर बाद रोहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े आकर लिपट गए। उस भयानक दर्द के मारे रोहन बुरी तरह चीखने लगा और उसकी चीख से पूरा आइलैंड बुरी तरह गूंज उठा। प्रणीत, हमें रोहन को बचाना होगा। हम कैसे उसकी मदद करें? हम कुछ नहीं कर सकते भूमि, हमें कुछ भी करके अपनी जान बचानी होगी। उनकी बात सुनकर नेहा उन दोनों की ओर बढ़ी और अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाती हुई खूंखार जानवर की तरह उन पर झपटने लगी। तभी भूमि प्रणीत का हाथ पकड़कर तेज तेज ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप अपने कानों में पड़ते ही नेहा का शरीर
बुरी तरह कांपने लगा और वो उस चाप को बंद करने के लिए भूमि की ओर देखकर बुरी तरह चीखने लगी। बंद करो इसे, बंद करो, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं, इसी वक्त बंद करो इस चाप को। भूमि के साथ साथ अब प्रणीत भी तेज आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक उन दोनों को अपने शरीर में से एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबी सी आवाज में कुछ बताना चाहती हो। वो दोनों उस दबी सी आवाज को ध्यान से सुनने लगे। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। उस आवाज को सुनकर वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़े। हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है, लेकिन हम उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएं? हमारे पास तो कंपास भी नहीं है। वैसे तो चांद हर रोज हल्की सी दिशा बदलता है, लेकिन आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात चांद उगने के बाद पूर्व दिशा में स्थित रहता है। अगर पूर्व दिशा का पता चल गया तो उत्तर दिशा का पता तो हमें लग ही जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो उन्हें घने काले आसमान की सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल है? पूर्णिमा की रात को आसमान में चंद्रमा ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये सब उसी का साया है। मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने जैसे ही फिर से मंत्र का जाप करना शुरू किया, तभी आसमान की काली घटाएं छटने लगी और देखते ही देखते घने काले आसमान के पीछे से चंद्रमा की रोशनी बिखरने लगी। दिख गया चांद, इसका मतलब वो दिशा उत्तर है, चलो। वो दोनों जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही चमगादड़ों का झुंड उन पर हावी हो गया और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करने लगा। प्रणीत, हमें जाप करते रहना होगा। यहाँ जो भी शैतानी शक्ति है उससे बस भगवान की शक्ति से हराया जा सकता है, इसलिए जाप करो। उन्होंने जैसे ही दोबारा से जाप करना शुरू किया, वैसे ही साए की तरह मंडरा रहे सभी चमगादड़ अचानक वहां से गायब हो गए और तभी कुछ दूरी पर उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ी। वो दोनों मंत्र का जाप करते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े और उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी। तभी उन दोनों की नजर वहां पर स्थापित शिवलिंग पर पड़ी। वो दोनों शिवलिंग की ओर बढ़े और भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनसे मदद की गुहार करने लगे। तभी शिवलिंग के पास उन्हें एक किताब रखी हुई दिखाई दी। प्रणीत ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे खोलकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ के मुझे सब समझ आ गया है। पिछले 300 सालों से ये आइलैंड श्रापित है। यहाँ के राजा को धन संपदा में बहुत लालच था। वो हर द्वीप पे आक्रमण करके बल से ही नहीं तो छल से उनके धन कोष को लूटने लगा था। यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियों को भी अपने साथ अपने राज्य में उनका अपहरण करके लाने लगा था। बहुत बुरे काम किए थे उसने, इतना कि शायद नर्क में भी हर एक सजा का भागी बना था। लेकिन इस सब का इस आइलैंड के श्राप से क्या लेना देना है? एक बार एक ब्राह्मण की कुंवारी बेटी का अपहरण करके दुष्कर्म किया उस जल्लाद ने और उसे मार के उसके पिता के पास उसके मृत शरीर को भिजवा दिया उस पापी ने। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो राजा के दरबार में पहुंच के उसने श्राप दिया कि 1 माह के अंदर वो और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और उस द्वीप पे जो भी आएगा उस पर शैतान अपना कब्जा करके उसे नष्ट कर देंगे। इसका मतलब कि हम भी मारे जाएंगे। रोहन और नेहा की तरह वो शैतान हमें भी मार देगा। पता नहीं, इस किताब में लिखा है कि जिस इंसान पे सबसे पहले शैतान हावी हुआ है, अगर उस इंसान का महादेव के त्रिशूल से अंत कर दिया जाए तो यह आइलैंड हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम हमेशा के लिए उस इंसान को खो देंगे। इसका मतलब है हमें महादेव के इस त्रिशूल से नेहा को मारना होगा। लेकिन तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेहा तो पहले ही मर चुकी है भूमि। जिस समय शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा किया था उसकी जान तो उसी वक्त चली गई थी। लेकिन आज के बाद इस श्राप की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। प्रणीत की बात सुनकर भूमि ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और वो दोनों महादेव के उस त्रिशूल को लेकर उस गुफा से बाहर निकल गए। हम नेहा को ढूंढेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। प्रणीत ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अपने हाथ पर एक घाव किया। उसके हाथ से टपक रहे खून की महक से नेहा के शरीर में छिपा वो शैतान वहां आ पहुंचा। लेकिन उसने जैसे ही प्रणीत के हाथों में महादेव के त्रिशूल को देखा तो वो बौखलाकर प्रणीत पर झपट पड़ी और वो त्रिशूल प्रणीत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने भूमि को एक जोरदार धक्का मारा तो भूमि दूर एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके सर पर गहरी चोट लग गई।
वो बड़ी ही बेरहमी से प्रणीत की गर्दन को बहुत जोर से दबाने लगी। प्रणीत का पूरा शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। तभी पीछे से उसके शरीर में किसी चीज से बहुत तेज प्रहार हुआ। भूमि ने महादेव के त्रिशूल को उठाकर उसके शरीर के आर पार कर दिया और देखते ही देखते वो बेसुध होकर गिर पड़ी। चोट लगने के कारण भूमि के शरीर में भी अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। मोबाइल के लास्ट सिग्नल से कैप्टन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। नेहा, प्रणीत और रोहन तीनों के पार्थिव शरीर को जला दिया गया। अपनी आंखों के सामने भूमि ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। भगवान के आशीर्वाद से वो उस आइलैंड को उस श्राप से मुक्त कर वहां से जिंदा तो लौट गई थी, लेकिन उसके लिए उसे अपने 3 दोस्तों की जिंदगियां गंवानी पड़ी, जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। हैप्पी बर्थडे माय लव, आई लव यू सो मच। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, बट तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बर्थडे पे स्पेशल सेलिब्रेशन करोगे, याद है या नहीं तुम्हें? हाँ बाबा, बिल्कुल याद है। तुम जाकर कार में बैठो, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। गीतिका कार में जाकर बैठ गई और कार के रियर मिरर में देखकर अपना मेकअप टचअप करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा मानो कार की पिछली सीट पर बिखरे बालों में बैठी एक औरत उसे लगातार घूर रही हो। उसने हिम्मत करके पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पिछली सीट पर एक नेकलेस पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने उस नेकलेस को उठाया ही था कि तभी नीलेश भी कार में आकर बैठ गया। ये नेकलेस तुम मेरे लिए लेकर आए हो ना, मुझे सरप्राइज देने के लिए? सच में ये नेकलेस बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? मैंने तो तुम्हारे लिए कोई नेकलेस नहीं खरीदा। अरे मजाक मत करो, ये देखो, ये नेकलेस मुझे तुम्हारी कार की बैक सीट पर मिला। गीतिका के हाथ में पकड़े उस नेकलेस को देखते ही नीलेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी अचानक नीलेश को भी गाड़ी के रियर मिरर में वही औरत बैक सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। उसे देखकर नीलेश बुरी तरह डर गया। तभी गाड़ी का रियर मिरर अचानक ही बड़ी तेज आवाज के साथ टूटकर गाड़ी के अंदर गिर गया। कांच टूटने की उस तेज आवाज को सुनकर वो दोनों बहुत बुरी तरह डर गए। तभी नीलेश ने बिना कुछ कहे गाड़ी को स्टार्ट किया और बहुत ही तेज स्पीड में ड्राइव करने लगा। अरे तुम इतनी तेज स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहे हो? क्योंकि जहाँ हमें पहुँचना है वो लोकेशन थोड़ी दूर है और हमारे पास टाइम नहीं है। नीलेश ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और समुद्र के किनारे गाड़ी को रोककर गीतिका की आंखों पर एक पट्टी बांध दी और उसका हाथ पकड़कर उसे समुद्र किनारे एक शिप के अंदर ले गया। मेरी आंखों से पट्टी हटाओ, मुझे देखना है तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। गीतिका की बात सुनकर नीलेश ने उसकी आंखों पर से वो पट्टी खोल दी। तभी अचानक गीतिका की आंखें खुलते ही शिप का कैप्टन अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कैप्टन दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उसकी एक आंख पत्थर की थी। शायद उसने अपनी एक आंख को किसी हादसे के दौरान खो दिया था। अचानक उसे अपने सामने देखकर गीतिका बुरी तरह डर गई। तभी उस कैप्टन ने गीतिका की ओर बड़े ही अजीब तरीके से देखते हुए कहा, डरिए मत, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। मेरे यहाँ होते हुए आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर वह कैप्टन उसकी ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया और वहां से चला गया। तभी नीलेश गीतिका को बुक टेबल पर लेकर गया, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उन दोनों ने हाथ में वाइन का ग्लास लिया और चीयर्स करके जैसे ही उन्होंने वाइन पीने के लिए ग्लास को आगे बढ़ाया, तभी अचानक एक काली बिल्ली गीतिका पर झपट पड़ी और सारी वाइन गीतिका की ड्रेस पर गिर गई। तभी गीतिका ने उस बिल्ली को एक जोरदार धक्का मारा और वो बिल्ली सीधा पास में खड़े उसी कैप्टन के पैरों में जाकर गिर पड़ी। मैडम जरा संभल कर, मेरी ये बिल्ली मुझे बहुत प्यारी है, जरा प्यार से रहिए इसके साथ। अगर ये बिल्ली आपकी है तो इसे संभाल कर अपने पास रखिए ना, इसकी वजह से मेरी नई ड्रेस खराब हो गई है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप अंदर रेस्ट रूम में जाकर अपनी ड्रेस साफ कर लीजिए, ये आपको फिर परेशान नहीं करेगी। कैप्टन ने अपनी बिल्ली को गोद में उठाया
और बेहद गुस्से भरी नजरों से गीतिका की ओर देखते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। गीतिका अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए वॉश बेसिन का नल चालू करके उसे पानी से हल्के हाथों से साफ करने लगी। तभी अचानक उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने इधर उधर मुड़कर देखा तो उसके पास कोई नहीं था, लेकिन वो जैसे ही शीशे की ओर मुड़ी तो अपने पीछे खड़ी उस भयानक औरत को देखकर डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का शरीर जगह जगह से गला हुआ था और जगह जगह से उसके शरीर के मांस को उसके शरीर पर रेंगते हुए कीड़े चुन चुन कर खा रहे थे। उसका चेहरा भी बुरी तरह से खराब हो चुका था और उसकी आंखों की पुतलियां बाहर को निकल आई थी। इतनी भयानक औरत को शीशे में देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आंखें खोलो गीतिका, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो प्लीज। अपने चेहरे पर पड़ रही पानी की बूंदों से गीतिका की आंख खुली। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुम वॉशरूम में बेहोश कैसे हो गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर चलते हैं। नीलेश की बात का जवाब देते हुए इससे पहले कि गीतिका कुछ बोलती, तभी उसके कानों में फिर से कैप्टन की आवाज पड़ी। लगता है आपकी वाइफ ने कुछ खौफनाक देख लिया होगा। क्यों मिसेस गीतिका? मिसेस नहीं, मिस गीतिका। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अगले ही महीने हमारी एंगेजमेंट है। ओह, कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। बाकी आप एंजॉय कीजिए और मिस गीतिका आप खास ध्यान रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वह कैप्टन फिर से बड़े ही भयानक तरीके से गीतिका की ओर देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। रेस्ट रूम में अपने साथ हुए उस हादसे के बाद गीतिका बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए उसने नीलेश की ओर देखते हुए उससे कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से मुझे इस कैप्टन का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। तुम प्लीज अभी के अभी मुझे यहाँ से घर लेकर चलो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है गीतिका, तुम्हें शायद कैप्टन की हुलिये की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तुम डरो मत यार। नहीं नीलेश, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मुझे बस अभी के अभी घर जाना है। प्लीज चलो। इस वक्त हम समुद्र के बीच में हैं। किनारे तक पहुंचने में समय लगेगा और उससे पहले हम कहीं भी नहीं जा सकते। नीलेश और गीतिका आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जोर जोर से गानों की आवाज सुनाई दी। सभी कपल्स उठकर डांस फ्लोर पर कपल डांस करने लगे। तभी नीलेश ने गीतिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है ना? आओ चलो डांस करते हैं। नीलेश की बात सुनकर गीतिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए दोनों डांस फ्लोर पर चले गए। सभी कपल्स डांस कर ही रहे थे कि तभी डांस करते हुए गीतिका को नीलेश की जगह उस कैप्टन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जिसे देखकर गीतिका बहुत बुरी तरह घबरा गई और वो नीलेश को धक्का देकर वापस अपनी सीट की ओर भागने लगी। तभी ड्रिंक सर्व कर रही एक फीमेल वेट्रेस को अचानक खून की उल्टियां होने लगी और वो बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अरे ये क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है। आप सब एंजॉय कीजिए, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इतना कहकर कैप्टन ने उस वेट्रेस को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर की ओर एक कमरे में ले गया। गीतिका को उस कैप्टन को देखकर कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए अंदर उस रूम तक पहुंच गई। उसने जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो अपनी आंखों के सामने उस नज़ारे को देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बाहर बेहोश हुई उस वेट्रेस का शरीर ऊपर हवा में उड़ रहा था और उसकी नीली पड़ी हुई जीभ बाहर को आकर लटक रही थी। उसे इस तरह देखकर गीतिका का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। तभी अचानक कमरे में उसे एक रोशनी आती दिखाई दी। उस रोशनी की वजह से जैसे ही उसकी नजर रूम के फ्लोर पर पड़ी तो उसने डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लिए। वो पूरा कमरा इंसानी कंकालों से भरा हुआ था, जिन पर अनगिनत कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे की ओर मुड़ी, वैसे ही कैप्टन ने आकर अचानक उसका रास्ता रोक लिया। लगता है तुम भी इन सब की तरह हमेशा के लिए यही रहना चाहती हो। चलो आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। कैप्टन की बात सुनकर गीतिका का शरीर पूरी तरह कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए कैप्टन को एक जोरदार धक्का मारा और वहां से भाग निकली।
नीलेश, नीलेश, प्लीज प्लीज कुछ भी करके तुम मुझे यहाँ से ले चलो। वो कैप्टन, उसने। आपने मुझे याद किया और मैं आपके पास आ गया। गीतिका जी, मैं जानता हूँ कि आज आपका बर्थडे है, इसलिए आपके बर्थडे के लिए मैंने ये स्पेशल केक बनवाया है। इसे खोल कर देखिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। देखो गीतिका, कैप्टन कितने अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल केक बनवाया है। चलो जल्दी से इसे खोल कर देखो। गीतिका ने घबराते हुए जैसे ही केक पर ढकी उस लेड को हटाया, वैसे ही डर के मारे उन दोनों के होश उड़ गए। वहां कोई केक नहीं बल्कि ट्रे में केक के बजाय नीलेश का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर नीलेश भी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। ये क्या बद्दा मजाक है? अभी के अभी हमें किनारे पर पहुंचाओ, हम दोनों और देर यहाँ नहीं रुक सकते। चलो गीतिका, हम चलकर अपने टेबल पर बैठते हैं। नीलेश ने गीतिका को टेबल पर ले जाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही गीतिका जोर जोर से हंसने लगी और उसका चेहरा उसी भयानक चेहरे में बदल गया जो उसे रेस्ट रूम के शीशे में नजर आ रहा था। उस भयानक चेहरे को देखकर नीलेश के होश उड़ गए और डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। क्या हुआ नीलेश, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी रश्मि। याद आया या भूल गए मुझे? रश्मि, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो मर चुकी हो ना? और मेरी गीतिका कहाँ है? तुम्हारी गीतिका भी मैं ही हूँ। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना भी तो जरूरी था ना? तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गीतिका बन गई। याद है ना कैसे तुमने मुझे मारने के लिए इसी शिप से मुझे धक्का दे दिया था और मार डाला था मुझे, और लोगों को सुसाइड बताकर इस केस को हमेशा के लिए क्लोज करवा दिया। पुलिस तुम्हें तुम्हारी सजा नहीं दे पाई तो क्या, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा बहुत अच्छे से दूंगी। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था, इसलिए मेरे हाथों ये सब हो गया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। उस रात तुम्हारे इन इरादों के बारे में पता चल गया था मुझे। तुम्हें यही डर था कि अगर ये सब मैंने पुलिस को बता दिया तो तुम्हें मेरी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मेरी जायदाद हड़पने के लिए मुझे यहाँ से धक्का देकर मार डाला। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मुझे तैरना नहीं आता और तुम्हें भी तैरना नहीं आता, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इतना कहकर रश्मि की आत्मा ने बड़े ही भयानक तरीके से नीलेश की ओर देखा और देखते ही देखते अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा और वो बड़ी ही तेजी से समुद्र की ओर बढ़ता हुआ समुद्र के गहरे पानी में डूबने लगा। हर एक बढ़ते सेकंड के साथ पानी के अंदर उसका दम घुटने लगा और कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर में पानी भर गया और बहुत देर तक खुद को बचाने की सभी कोशिशों के बाद अपनी आखिरी सांस के साथ उसने भी रश्मि की तरह ही समुद्र के अंदर अपना दम तोड़ दिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के